बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं खानी कुर्सी की। बात हो रही है बिहार के चुनाव में अब कौन कौन से मुद्दे उछल रहे हैं। शरिया का शोर भी चल रहा है, साथ साथ लालू यादव की पार्टी और परिवार में क्या हो रहा है। बिहार में सारी सियासी हलचलों के बीच लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, जो अभी तक थोड़ा गुमनामी में चल रहे थे, वो अब खुलकर सामने आए और अब मीडिया से इंटरेक्ट कर रहे हैं, कई इंटरव्यूज दे रहे हैं। इंडिया टीवी से भी उन्होंने बात की है। तेज प्रताप यादव ये कह रहे हैं कि लालू यादव से मतलब उनके पिता से उनकी बात नहीं हो पा रही है। वहीं अपनी पार्टी और परिवार से निष्कासन पर तेज प्रताप ने कहा कि उनके खिलाफ जो साजिश हुई है उसमें परिवार के बाहर या परिवार के अंदर का कोई व्यक्ति शामिल हो सकता है। इसका छोटा सा बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूं कि तेज प्रताप यादव आखिर गुमनामी में गए क्यों। तेज प्रताप लालू यादव के बड़े बेटे हैं, लेकिन लालू यादव की जितनी सियासी पूंजी है वो उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव के पास है। तेजस्वी यादव पार्टी चलाते हैं। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अपनी पार्टी की तरफ से और अब अपने गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के स्पष्ट दावेदार भी हैं। लेकिन तेज प्रताप यादव की भी कुछ सियासी महत्वाकांक्षाएं रही हैं। वो सरकार में एक सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन उनका कुछ अपना अंदाज है। वो उनका कुछ आध्यात्मिक चरित्र भी है। कभी वो भगवान कृष्ण के वेश में बंसी बजाते हुए भी दिखाई दे जाते हैं। बोलते हैं बिल्कुल ठेठ अंदाज में, दावा करते हैं लालू यादव की छवि उनमें है, लालू यादव की आवाज़, लालू यादव के तेवर वो उनके अंदर है। इस बीच उनकी शादी हुई। उनकी शादी के कुछ महीनों के बाद ही उनका डिवोर्स का केस चलने लगा। उनकी शादी एक सियासी परिवार में हुई थी और उस वक्त उनकी पत्नी ने यह आरोप लगाया था कि घर में उनके साथ मारपीट की गई थी और उन्होंने ये सीधा आरोप तेज प्रताप यादव की माताजी राबड़ी देवी जी के ऊपर लगाया था। यहां तक कहानी फिर एक बार परिवार में जो कुछ भी चल रहा है वो फिर बैकग्राउंड में चला गया। लेकिन कुछ दिनों पहले तेज प्रताप यादव के सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ तस्वीरें पोस्ट हुई जिसमें वो एक महिला के साथ दिखाई दे रहे हैं। बाद में पता चला कि ये महिला उनकी बड़ी गहन मित्र हैं। और अब तेज प्रताप इसके बाद जब ये तस्वीरें सब सामने आईं, तेज प्रताप यादव की पत्नी उन्होंने खुल करके कहा कि जब ये सब कुछ वो कर रहे थे तो फिर मेरा जीवन क्यों बर्बाद किया, या लालू यादव ने मेरा जीवन क्यों बर्बाद किया। अपने बेटे से मेरी शादी करा करके परिवार ये सब कुछ जानता था कि तेज प्रताप किसी और को पसंद करते हैं। लालू यादव ने अपने सियासत पर संकट देखकर अपने बड़े बेटे से मोहभंग करते हुए उनको परिवार से भी निष्कासित कर दिया, पार्टी से भी निष्कासित कर दिया और कहा कि हम ये सब सहन नहीं कर सकते हैं। तेजस्वी यादव ने भी इस पर रिएक्ट किया और उन्होंने कहा कि मेरे बड़े भाई जो करते हैं वो उनका निजी मामला है, वो इसको देखें, लेकिन हम परिवार के तौर पर इसका समर्थन नहीं करते हैं। तेज प्रताप यादव कुछ नहीं बोले। लेकिन अब बिहार का चुनाव नजदीक आ गया। तेज प्रताप यादव अब मीडिया के सामने आए। इंडिया टीवी के पवन नारा हमारे सहयोगी, उनसे उन्होंने बात की और उन्होंने पहले तो ये दावा किया कि मैं अपनी पार्टी से ही चुनाव लड़ूंगा। दूसरा दावा उन्होंने ये किया कि परिवार में सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरे पिता से मेरी बात नहीं हो पा रही है। किसी ने ये सब साजिश करके हमारे बीच में फूट डलवाने की कोशिश की है। तेज प्रताप यादव ने खुलकर एक बात और कही और मैं इस बात के लिए उनकी तारीफ करता हूं कि उन्होंने खुलकर यह कहा कि वो तस्वीरें मेरे अकाउंट से ही जारी हुई थीं। उस वक्त क्योंकि ये कहा गया था कि उनका अकाउंट हैक कर लिया गया है। फिर आगे बढ़कर तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा कि प्रेम तो हर कोई करता है, अगर मैंने प्रेम किया तो इसमें गलत क्या है। एक वीडियो आपका देखा था, इसमें लालू जी को आप बर्थडे विश कर रहे थे पार्टी से बाहर निकाले जाने के बाद। जब ये आदेश आया तो लालू जी से आपने बात की, अपना पक्ष रखने की कोशिश की? देखिए, सबसे पहले पिता आशीर्वाद देते हैं तो हम लोग उसको स्वीकार करते हैं और पिता का जो आशीर्वाद होता है वो सर्वोपरि है सबसे। संवाद तो हुआ होगा, बात तो हुई होगी। बातचीत जनरल है, वो तो बातचीत कोई भी अपने माँ बाप से करेगा। कहानी क्या गलती होगी पिताजी, आपने माँ बाप से बातचीत करते रहते हैं, हर एक तरीके से बातचीत होता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इस विषय में बात नहीं है। नहीं, इस विषय पे क्या बात करना है। तो सोचिए, लालू के अक्ष को लालू की पार्टी से निकाल दिया, वो भी लालू जी के आदेश पर। ट्वीट लालू जी ने किया। अब ये सब कहानी बोला जाए तो कहानी तो बहुत सारा चीज निकल के आ जाएगा सामने। अगर इस कहानी में अगर हम लोग फंस के रह जाएंगे, कौन किसको निकाला, कौन किसको बनाया, कौन किसको कहाँ रहा, तो इसी कहानी में फंस के आएगा कि आगे फिर दुश्मन मजा मार के निकल जाएगा। तो दुश्मन तो हर एक जगह लगा हुआ है, चाहे वो घर में है या घर से बाहर है या कहीं भी हो। तो पार्टी पॉलिटिक्स जो लोग करते हैं उसके इर्द गिर्द दुश्मन पैदा हो जाते हैं। ये सच्चाई है, ये आज की बात नहीं है।
भारत की राजनीति में ऐसे बहुत सारे उदाहरण ढूंढे जा सकते हैं जब परिवार में फूट पड़ती है तो पूरी की पूरी राजनीति भी ढह जाती है उस परिवार की। हमने चौटाला परिवार में होते हुए भी देखा है, हरियाणा में ये मुख्यमंत्री रहे और उनके देवीलाल जी समाजवादी पार्टी में भी यही हुआ। क्या उसी तरफ बढ़ चलिए आरजेडी भी और लालू यादव का परिवार भी? देखिए, पार्टी में टूट तो हो गई है, लेकिन तेज प्रताप और तेजस्वी में आज की तारीख में आरजेडी के नेता तेजस्वी हैं, लालू यादव भी नहीं है। लालू यादव का एक बड़ा सम्मान है कि वो उनके साथ हैं, लेकिन पार्टी इन कमांड जो है वो तेजस्वी जी के पास है। और तेज प्रताप उस तरह की टूट नहीं कर सकती। पार्टी टूट जाएगी, मतलब कि कुछ तोड़ लिया, 10-20-50 हज़ार लोग भी उनके साथ खड़े हो गए, लेकिन वो आरजेडी को कोई बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा पाएंगे ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि वो कोशिश में लगे हुए हैं कि घर वापसी हो जाए, और घर वापसी हो जाएगी तो उनकी सीट मिल जाए, उनको टिकट मिल जाए। ये सारी बातों पर वो अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन बोलने लगे हैं क्योंकि उससे एक प्रेशर भी बनता है। यदि आरजेडी में टूट होती है, हो सकती है, मतलब ये एक तो टूटी है अनौपचारिक तौर पर, तो जिस तरह से उनको निकाला गया है, लेकिन उस टूट का आरजेडी के पॉलिटिकल फैमिली के खिलाफ कुछ नहीं बोले, मतलब ना लालू जी के ना तेजस्वी, और आरजेडी के पॉलिटिकल फ्यूचर पर कोई फर्क इस टूट से पड़ने वाला मुझे नहीं दिखता। तो मैं इसके दूसरे पहलू पर बात करता हूं, क्योंकि उस पर बड़ा वो भी एक वो इशू है, क्योंकि जो इनकी पत्नी है, हालांकि अब इनका मुकदमा चल रहा है, डिवोर्स का केस चल रहा है, लेकिन उन्होंने ये कहा था जब वो तस्वीरें इनकी वायरल हुई एक महिला के साथ कि भाई मेरा जीवन क्यों आप लोगों ने बर्बाद किया, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था। और अब तेज प्रताप ओन कर रहे हैं उस चीज को कि हाँ वो तस्वीरें मेरे अकाउंट से ही जारी हुई थी, ये बात सच है, और प्रेम हर कोई करता है, मैंने भी प्रेम किया। त्रिपाठी जी, मुझे लगता है कि इसमें तेज प्रताप का दोष कम है। तेज प्रताप जिस तरह के, जिस मन मिजाज के व्यक्ति हैं, जिस तरह से एकदम ब्लंट हैं, कई बार तो इतना कि लगता है कि इस आदमी का मन मस्तिष्क कुछ फिरा हुआ है क्या, कुछ भी बोलता रहता है आदमी। अभी भी देखिए इस बातचीत में कोई सीधा जवाब देने के बजाय अच्छा वो खोलेगा तब तो जाने का खुल जाएगा। अरे भाई साफ साफ बात बताओ ना। इसका मतलब ये है कि वो उस स्थिति में, मना स्थिति में नहीं रहते। उसको कई बार लोग कहते हैं, जैसे गांव घर में भी कहते थे कि बहुत सीधा है, एकदम निर्दोष है, इस तरह से भी मान लेते थे। तो कुछ उसी तरह से इनकी मासूमियत है। सवाल यहां यह है कि ऐश्वर्या जो दरोगा राय की पोती लालू प्रसाद यादव ने वो विवाह ये सब जानते क्यों कराया? पॉलिटिकल कैपिटल के लिए? क्या एक यादव परिवार की बच्ची को इस तरह से अपने ऐसे बेटे से, जिसके बारे में सब पता है, मना स्थिति छोड़ दी, जिसके बारे में यह पता है कि वो एक दूसरी लड़की के साथ उसका संबंध है, उसी के साथ वो रह रहा है, दूसरे नाम उसके साथ जुड़े हुए हैं, उसके बावजूद विवाह कराया? और जिस तरह से लालू जी की आवाज से ऐश्वर्या को निकलना पड़ा, वो तो मतलब कलंक है किसी भी परिवार पर। वो कोई लालू जी के ऊपर नहीं, किसी के भी घर से अगर बहू ऐसे पिट कर रोती हुई इस तरह से निकले तो वो कलंक है। और वो राजनीति में है, इसके बावजूद वो करने का दुस्साहस कर ले गए। मुझे लगता है बिहार के लोगों को यह सोचना चाहिए। और तेज प्रताप ने तो चलो हिम्मत दिखाई, तब नहीं कर पा रहे थे, जो भी रहा हो, हर व्यक्ति को लगता है चलो राजनीति में है, पिता इतना बड़ा, मतलब वो छोटे मोटे आदमी थे नहीं, एक समय में तो बिहार में कहीं भी कुछ भी हो जाए वो करा देते थे। तो अब तेज प्रताप तो वो सब देखते बड़े हुए होंगे। उस वक्त उन्होंने विवाह किया, नहीं चल पाए, उनको साहस हुआ, उन्होंने बोल दिया, या हो सकता है उस लड़की की वजह से दबाव आया हो। सवाल यह है कि लालू प्रसाद यादव ने क्या व्यवहार किया, जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जो कहते हैं कि सबके अधिकार होने चाहिए, उन्होंने क्या व्यवहार किया? उन्होंने एक बहुत खतरनाक सामंतवादी व्यक्ति की तरह व्यवहार किया। और इतने सामंतवादी व्यक्ति को क्या बिहार की जनता, उस पार्टी को, और उस सामंतवादिता में तेज प्रताप के इस बाहर निकलने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? तेजस्वी यादव की है, तेजस्वी यादव के आसपास के लोगों की है। तो मुझे लगता है कि वो पहलू ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं विजय जी सहमत हूं कि बहुत आरजेडी पर तेज प्रताप के निकल जाने से फर्क नहीं होगा, मीसा के भी निकलने से नहीं होगा। अरे एक आप बोलना चाह रहे हैं? मुझे तो लग रहा था कि मतलब ये एक तेज प्रताप के लव स्टोरी के बाद मुझे एक वो जो हरियाणा में हुआ था कि चंद्रमोहन चांद मोहम्मद बन के निकले थे, तो मैंने कहा कम से कम वो नहीं हुआ, ये परिवार से अलग हो गए। फेसबुक पे मैंने फोटो पोस्ट किया, मालूम पड़ा कि बाद में मुसलमान बन के निकलते हो, कहते मैंने दूसरा विवाह कर लिया है। देखिए, अब तेज प्रताप का मुझे लगता है कि बहुत कोई राजनीतिक करियर नहीं है और कोई बहुत बड़ा नेता भी नहीं है। अगर बड़े नेता होते तो इसका जो फायदा दूसरा जरूर उठाते, उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, उनके सिंपैथी में दो शब्द बोलते हैं। तेज प्रताप राजनीति में कहीं हैसियत में नहीं है, और इनके अलग होने से परिवार से अलग क्या है, न परिवार के लोगों को उनको सपोर्ट मिल रहा है, न राजनीति में उनको कोई सपोर्ट मिलेगा, न राष्ट्रीय जनता दल के कोई विधायक या नेता उनके साथ जाएंगे, जो अकेले पड़े रहेंगे, और हो सकता है कि पार्टी ने टिकट देके विधायक बना दे। अच्छा, आगे एक खबर बहल साहब, उत्तर प्रदेश की मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, और ये खबर समाज के लिए ज्यादा बड़ी है बनिस्बत के कि इस पे कोई राजनीति देखी जाए।
उत्तर प्रदेश के इटावा में कुछ कथावाचकों के साथ, धार्मिक कथावाचकों के साथ बदसलूकी हुई। वो पूरा प्रकरण जो है आप जानते हैं। आरोप उनके ऊपर ये लगाया गया कि वो पहचान अपनी छिपा करके, नकली आई कार्ड बना करके, उसमें कुछ और नाम दिखा करके वो कथा करने के लिए आए थे। फिर बाद में उन पर यह मुकदमा भी हो गया, उनकी चोटी काट दी गई। मुकदमा बाद में ये भी हो गया कि उन्होंने किसी महिला के साथ छेड़खानी भी की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और एक बड़े धर्मगुरु आज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, जो बाबा बागेश्वर के नाम से ज्यादा विख्यात हैं, वो दोनों अब इस पूरे विवाद में कूद पड़े हैं। अखिलेश यादव से जब इस पूरे प्रकरण पर सवाल हुए, आपको ये भी याद होगा कि इसमें एक और व्यक्ति जिसने कुछ अहीर रेजिमेंट नाम से कुछ रेजिमेंट, गगन यादव, वो भी आ गए थे और बाद में उन्होंने जो है उस गांव में जाकर के जाने की कोशिश भी की, सब कुछ किया, तो उस पर काफी हंगामा हुआ, पुलिस ने एक्शन लिया और अखिलेश यादव ने उस वक्त इस सबसे पीछा छुड़ा, मतलब पल्ला झाड़ते हुए कहा था कि इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है और ये तो प्लांट किए हुए लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन ये विवाद नहीं खत्म हुआ। अखिलेश यादव से फिर ये सवाल हुआ कि ये कथावाचकों को लेकर जो विवाद चलता है, इस पर आपको क्या कहना है? अखिलेश यादव ने फिर पूरे कथावाचक समाज को ही जो है कटघरे में खड़ा कर दिया और उन्होंने कहा कि कई बड़े कथावाचक जो हैं वो इतनी महंगी फीस लेते हैं कि आप एक सामान्य आदमी तो उनको अपने घर में कथा के लिए आमंत्रित भी नहीं कर सकता। फिर उन्होंने खुलकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का नाम ले लिया और उन्होंने कहा कि आप धीरेन्द्र शास्त्री को अपने घर में कथा के लिए बुला करके देखिए, वो अंडर टेबल मोटी फीस लेते हैं। फिर उन्होंने कहा कई कथावाचक 50-50 लाख रुपए की धनराशि फीस के तौर पर लेते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का नाम लेते हुए बोले किसी की हैसियत नहीं रहेगी कि उनको बुला करके कथा करा ले और कि वो अंडर टेबल पैसे लेते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री इस पूरे विवाद में कुछ संभल कर बोल रहे हैं। उन्होंने ये तो कहा कि कोई भी व्यक्ति कथा कर सकता है, भगवान का, ईश्वर का नाम लेकर उनके बारे में उनके प्रसंग बताना ये हर व्यक्ति का अधिकार है, चाहे वो किसी भी जाति का हो। और ये तो बड़ी लंबी चौड़ी एक यात्रा निकाल रहे हैं, उन्होंने बड़ा अभियान लिया हुआ है जातिवाद को खत्म करने का। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि पहचान किसी को नहीं छुपानी चाहिए थी। बाबा बागेश्वर बोल रहे हैं कि अगर उस प्रकरण में ये बात पहले ही साफ हो जाती कि जो कथा कहने आए वो कौन से समाज से हैं, तो शायद ये बात इतनी बड़ी नहीं बढ़ती और ये एक साजिश करार दी उन्होंने हिंदुओं को बांटने की। आपको सुना रहा हूं अखिलेश यादव और इनके साथ साथ बाबा बागेश्वर। और एक बयान और है हमारे पास। अब इस पूरे विवाद में कथावाचक समाज वो भी कैसे खेमों में बढ़ता जा रहा है, तो इसमें एक कुछ और कथावाचक जो हैं वो क्या बात कह रहे हैं, किसका पक्ष ले रहे हैं, ये भी आप सुनिए। गांव वालों को सब पता है कि ये यादव ही है कथावाचक, क्योंकि जिस परिवार को कथा करानी थी उन पे इतना संसाधन पैसा नहीं था कि लाखों रुपए वाले कथावाचक बुला लें, क्योंकि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथावाचक की पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। तो ये यादव लोग कथा कहते, तो कथा तो हर समाज के लोग कह रहे हैं। बड़ी संख्या में जो गैर बरादरियां हैं, सब बरादरी करती कथा। तो क्योंकि ये परिवार गरीब था तो इन्हें सस्ते में कथावाचक मिल गए, वो हमारे समाज के। विवाद बढ़े नहीं, झगड़ा बढ़े नहीं, इसलिए मैंने उन्हें बुला करके यहां सम्मान कर दिया। 18 साल हो गए मुझे, बहुत भीड़ होती है, 2-4 लोग। हमें तो ऐसा, मेरे साथ में किसी ने ऐसा बर्ताव नहीं किया। मैं हर जगह जाती हूँ, हर कास्ट में कथा कहने जाती हूँ, सब लोग बहुत सम्मान देते हैं हमें। जाति के लोग लेके हमारे साथ में ऐसा कभी नहीं हुआ, बहुत ही निंदनीय है वो। और ऐसा नहीं उन्हें करना चाहिए था। जात से इतनी घृणा थी तो उनको वहां से भगा देते, लेकिन ये नहीं करना चाहिए था। उनकी चोटी काट ली, उनका सम्मान ही काट लिया तो उन्होंने, तो ये नहीं करना चाहिए था। अब मैं इस पर बहल साहब को कमेंट इसलिए चाहता हूं सबसे पहले, क्योंकि हम लोग तो क्योंकि बहुत डिस्कशन में रहते हैं, जातिवाद और चुनाव की में भी जातियों की खूब बात करते हैं। आप इसका एक आउटसाइड व्यू हमको दे सकते हैं। मुझे ये लग रहा है कि ये हमारे देश के लिए ये जातिवाद पहले ही बहुत नुकसानदायक, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब ये धार्मिक लोगों में चला गया, धार्मिक समाज को बांट रहा है।
आप अगर आर्म फोर्सेस को देखें तो वहां पे कोई जातिवाद, कोई धर्म, कुछ नहीं है। हमारा एक ही जगह पे सबकी पूजा भी की जाती है, हम एक साथ रहते हैं और देश सर्वोपम रहता है हमारे साथ। और खासकर हमने अपने आप को कभी भी जातियों में नहीं बांटा है। और क्यों नहीं बांटा है? क्योंकि हमारा एम बहुत क्लियर है कि देश पहले है और देश की सिक्योरिटी सबसे ऊपर है, और इसके आगे ही कोई और आता है। मैं खुद एंड में आता हूं। इसी वजह से हम लोग कहते हैं ना कि सबसे पहले कहते हैं इंटरेस्ट, ऑनर, वेलफेयर ऑफ द कंट्री कम्स फर्स्ट, thereafter the subordinates who are placed below you, and in the end comes interest, welfare and honor of yourself। मतलब कि सबसे अंत में आपका अपना सेफ्टी कंफर्ट आता है। लेकिन दो तीन चीजें इस पे मैं कहना चाहूंगा। अगर आप देखिए ध्यान से तो ये पहले क्रिमिनल इशू शुरू हुआ था। बिल्कुल, क्रिमिनल इशू का मतलब है कि एक आता है कथावाचक, वो अपना पहचान को छुपाता है, वो गलत पहचान कार्ड करता और महिला के साथ उसका इशू आता है कि वो कोई छेड़छाड़ की आरोप लगते हैं, और दूसरी तरफ से भी क्रिमिनल है। ठीक है, अगर वो गलत, उसने अपनी जाति को छुपाया पहचान कार्ड, तो आप पुलिस को बुलाइए और पुलिस को हैंडओवर करिए। लेकिन अगर आप उसकी चोटी काटते हैं या फिर उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी क्रिमिनल एक्ट है। और योगी गवर्नमेंट ने क्या किया? दोनों के ऊपर केस फाइल किए, ये नहीं कि एक के ऊपर किए, दोनों के ऊपर किए। और जब से ये सरकार आई है, मेरा पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जब से सरकार आई है लॉ एंड ऑर्डर में बहुत अच्छी वृद्धि हुई है यूपी के अंदर। और लॉ एंड ऑर्डर में जब वृद्धि हुई है तो कहीं ना कहीं ये इशू लॉ एंड ऑर्डर से शुरू हुआ था और उसको हाईलाइट करके जाति पे लेके जाया गया। तो ये कहा गया है कि क्योंकि जो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था उसको एक वीक पॉइंट बनाते हुए उन्होंने कहा कि जो, और दूसरी चीज उन्होंने इसमें सोशलिज्म भी ऐड कर दिया। उन्होंने कहा वो गरीब पार्टी के थे और गरीब फैमिली के थे और उनको एक सस्ता मिल गया, तो ये उन्होंने सोशलिज्म का पॉइंट भी इसके अंदर ऐड कर दिया। और कुछ लोग इसमें आलोचना अखिलेश यादव की कर रहे हैं कि भाई उन्होंने उस परिवार, वो जो कथावाचक थे उनको बुलाया, उनको शॉल उड़ाई, उनको सम्मान किया, जिनके साथ उनकी चोटी काटने का सारा गलत व्यवहार जो हुआ था। अखिलेश यादव इस पूरे प्रकरण में आपको कहीं गलत दिखाई दे रहे हैं क्या? देखिए, सच ये है कि अखिलेश यादव ही गलत है। क्यों? अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री जो होता है वो सभी समाज का नेता होता है। वो अगर हर दूसरे चौथे कहने लगे कि हमारे समाज, हमारे समाज, हमारे समाज का अपमान, हमारे समाज का सम्मान, तो बहुत बुरा दिखता है। और ये मान लेते हैं, इटावा की घटना है, उनके प्रभाव क्षेत्र का मसला है, उनका स्थानीय विधायक सांसद जाता, उसके यहाँ बैठता, थाने पर उनके लोग जाते और कहते कि भाई इसमें न्याय होना चाहिए। उन्होंने क्या किया? ढोलक तबले के साथ बुलाकर गाना गवाया, शॉल उड़ाया। अब ये क्या है? ये सीधे सीधे आपने जातीय संघर्ष को हवा दे दी। आप जब एक जाति को बुलाकर आपने किया तो जातीय संघर्ष को हवा दे दी। और पता नहीं, मैं तो हर बार जब अखिलेश जी बोलते हैं तो मैं प्रयास करता हूं, अभी विजय जी से मैं फिर आग्रह करूंगा थोड़ी मदद करें। उन्होंने कहा कि लाखों रुपए, 50-50 लाख लेते हैं। अब सही बात है, सबकी तो हैसियत नहीं है पूरे देश में। जैसे वो सैफई में बड़ी बड़ी हीरोइनों को बुलाकर नृत्य कराते थे, पता नहीं कितना पैसा वो सब लेते हैं। तब आती थी सब चार्टर से आते थे, एक चार्टर में तो पता नहीं कितने घर चल जाए। तो मुझे लगता है जब ये कोई कहता है, क्या समाजवादी पार्टी का हर व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो बाबा बागेश्वर भी एक है, बड़े कथावाचक एक हैं, जिनकी मुरारी बापू की हैसियत होगी वो उनको बुलाएगा, जिनकी कुमार विश्वास और बाबा बागेश्वर की हैसियत होगी उनको बुलाएगा। ये कहना क्या चाह रहे हैं? लेकिन आप यूपी में भी चुनाव आने वाला है ना, अभी पंचायत के चुनाव भी होने हैं कुछ महीनों में। मैं एक सेकंड, मैं कह रहा हूं कि हर पार्टी जाति की राजनीति करती है, बीजेपी भी करती है। अब अगर अखिलेश यादव और वो उनके स्वजातीय हैं जिनके साथ ये गलत काम हुआ, वो तस्वीर अभी दिखा रहे थे, सर मुड़ना, बहुत गलत काम था उनके साथ। अगर उन्होंने बुला करके उनको एक तरीके से आश्वासन देने का अगर काम किया, तो इसमें आपको इतना गलत क्या दिखाई दे रहा है? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। आज तक किसी पार्टी के ऐसे मसलों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आप मुझे याद करके बताइए। ये राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर इससे विभाजनकारी कदम नहीं हो भाई। वो तो करते पीडीए की राजनीति है। अब उन्होंने कहा ये पीड़ित जो है ये पीडीए के हैं। अब दूसरी बात ये कि जो कथा के लिए बुलाने वाले थे वो सवर्ण थे, नहीं वो ब्राह्मण थे। मैं फिर कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण और यादव संघर्ष का कोई ऐसा बड़ा इतिहास नहीं रहा है। अखिलेश यादव ये गलती कर रहे हैं, मुलायम सिंह यादव ने भी कभी ये नहीं किया। जातीय संघर्ष से आपको कुछ मिल रहा हो तो करिए। मैं कह रहा हूं राजनेता हैं, आप करते हैं, हमारे मना करने से मानेंगे नहीं। और मैं तो बार बार कहता हूं भाई, कोई भी कथावाचक, मैं मतलब फेहरिस्त गिना सकता हूं रोज, अब तो इतनी चल रही है
किसी भी जाति का कोई कथावाचक ऐसा नहीं है जो भारत भर में घूम घूम कर कथा नहीं कर रहा हो, और हर जाति में एलिट से लेकर सामान्य कथावाचक तक हैं। तो इसमें कौन सी गड़बड़? वो एक दूसरे तरह का, आप उसको जाति कह लीजिए, क्षेत्रीय कह लीजिए, फिर उसमें जो आचरण है वो सब कह लीजिए, लेकिन वो विशुद्ध कानून व्यवस्था का मसला था। अखिलेश जी का व्यवहार इस पर उचित नहीं था। विजय जी, गलत दिखते हैं अखिलेश आपको इसमें? बिल्कुल नहीं दिखते। एक तो वो मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री होते तो वो सबके साथ खड़े होते। आज वो एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है, और किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से ये एक्सपेक्ट करना ही चाहिए कि यदि उसके समाज या उसके वोट या जिसको वो समझते हैं कि उसके साथ कोई उत्पीड़न हुआ है, कोई गलत काम हुई है, तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए। यही तो मौका होगा। आप ही कहेंगे कल को कि अरे वो उनको मार दिया, चोटी काट दी, सब कर दिया, और अखिलेश जी तो बोले ही नहीं कुछ। तो अखिलेश जी के बोलने में इसमें क्या आपत्ति है? उनके साथ खड़े होने में कोई आपत्ति मुझे नहीं लगती, बल्कि उनको खड़ा होना चाहिए। अब वो उनका तरीका है कैसे खड़े होते हैं, वो पैसा देकर वहां पर उनको मदद कर। जी ने कहा भी आप जातीय संघर्ष को हवा दे रहे हैं। नहीं, इसमें जातीय संघर्ष कोई नहीं है। जातीय संघर्ष का तो नतीजा था वो कि आप अभी जाति से निकले नहीं हैं। अब वो उसको किस तरह से देखते हैं, जातीय संघर्ष इससे कुछ नहीं होना। और मैं इससे सहमत हूं कि उत्तर प्रदेश में कोई ब्राह्मण और यादव जातीय संघर्ष नहीं हो रहा। और समाजवादी पार्टी के तो बड़े नेता लोहिया जी के बाद जनेश्वर मिश्र रहे हैं। मैं यहाँ पर देखता हूँ कि लोहिया के लोग का जो सबसे बड़ा बैनर लगा रहता था दिल्ली में शास्त्री भवन के सामने, वो जनेश्वर मिश्र के घर पर लगा रहता था, और मुलायम सिंह जी जनेश्वर जी की बात को मानते थे। इसलिए उत्तर प्रदेश में कोई ब्राह्मणों को लेकर, और भारतीय वो बीएसपी ने तो सरकार बनाई है ब्राह्मणों के साथ मिलकर, आपको याद हो जो नहीं, हाल कोशिश तो अखिलेश जी भी कर रहे हैं, माता प्रसाद पांडे को उन्होंने हाँ, तो इसलिए कोई संघर्ष, माता प्रसाद पांडे को भी बनाया, तो कोई संघर्ष वो नहीं है। लेकिन किसी के साथ खड़ा होना कोई अपराध नहीं है मेरे हिसाब से, कि खड़ा होने की बात है। अरे यूपी में एक जातीय संघर्ष कह लीजिए, या जाति को लेकर राजनीति कैसे संघर्ष में बदल गई, इसका एक और उदाहरण आपको देता हूं। प्रयागराज में करछना इलाके में भीम आर्मी ने जबरदस्त हंगामा किया। भीम आर्मी मतलब वो चंद्रशेखर आजाद जो सांसद हो गए, वो इनको रावण के नाम से भी लोग जानते हैं। अब चंद्रशेखर जो थे वो एक गांव में एक व्यक्ति की हत्या हो गई थी, उस परिवार से मिलने के लिए जा रहे थे। लेकिन पुलिस को लगा कि ये जाएंगे और इनके साथ बहुत बड़ी तादाद में समर्थक जाएंगे, तो वहाँ पर गांव में जो है तनाव पैदा हो सकता है, क्योंकि आरोप जो लगा था वहाँ पर एक बार फिर वो ठाकुर समाज पर के लोगों पर लगा था, सवर्णों के एक परिवार के ऊपर आरोप लगा था हत्या का, और जिसकी हत्या हुई थी वो दलित था। इनको रोक लिया गया, इनको गेस्ट हाउस में ले जाया गया, कहा गया, पुलिस ने कहा कि हम परिवार को आपके पास यहाँ मिलाने के लिए यहाँ ले आते हैं, आप गांव में मत जाइए, हम वहाँ से पीड़ित परिवार को यहाँ ले आएंगे, यहाँ आप उनसे बात करेंगे। अब बताया जा रहा है, जो खबर है कि पुलिस पीड़ित परिवार को लेकर गांव से निकल भी चुकी थी इनसे मिलवाने के लिए, ये गेस्ट हाउस में थे। रास्ते में इनके समर्थक जो गांव के पास पहुंचने वाले थे, उन्होंने उस पुलिस की गाड़ी को रोक दिया, उस परिवार को यहां तक नहीं आने दिया। फिर उसके बाद वो पुलिस के साथ खूब उलझे। 40 गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई है, जिसमें 4 गाड़ियां पुलिस की भी हैं। कई मोटरसाइकिलों को आग लगा दी गई है। सरकारी और प्राइवेट संपत्ति को जमकर वहां पर नुकसान पहुंचाया गया है। और ये सब इनके जो समर्थक हैं चंद्रशेखर आजाद के, इनके समर्थक भी थे। और लोकल लोग भी इतने परेशान हो गए कि उन्होंने भी फिर मोर्चा लेते हुए इनके जो समर्थक जो पत्थरबाजी वगैरह भी करने लगे थे, फिर उनको जवाब देना जो है वो शुरू किया। तो अब सवाल ये है कि इस किस्म की जो भी हम संघर्ष की बात कर रहे थे, असल संघर्ष तो ये है और हो गया, और इसके बाद बड़ी सख्त कार्रवाई की जा रही है। और ये सारे जो समर्थक हैं इनके, इन सबको पुलिस ने गिरफ्तारी की, इनकी कार्रवाई शुरू कर दी है। अब मैं आपको चंद्रशेखर की बात सुना, उनका एक बयान है वो सुना। आज एक भाई अपनी बहन से मिलने आया है, उनको न्याय दिलाना है। मैं जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक उनकी बात को मैं सुनूंगा नहीं, जहां तक मुझे उनकी बात पहुंचानी वहां पहुंचेंगे नहीं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इनके पास पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, लाठी डंडे हैं, गोलियां, रोक लेंगे क्या? मुझे पार्लियामेंट में भी इस आवाज को उठाने से रोक देंगे क्या? मुझे सड़क पे इस लड़ाई को लड़ने में क्या सिर्फ कौशाम्बी की लड़ाई प्रयागराज में लड़ी जा सकती है? लखनऊ में भी लड़ी जा सकती है। आप यहां रोकोगे तो हम जिस तरह से हमने 10 तारीख को लखनऊ में पहले एक आंदोलन किया था, इस बार फिर करेंगे। ये अन्याय के खिलाफ लड़ाई है, ये लड़ाई जारी रहेगी। ये संदेश के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ, और मैं जमीन पे इसलिए बैठा हूँ ये बताने के लिए क्योंकि हमारे सारे कार्यकर्ता जमीन पे बैठे हैं और शांतिप्रिय तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। उम्मीद है पुलिस प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन हमारी मदद करेगा। अगर सिर्फ यहाँ सरकार
और इस पर एक्शन क्या हो रहा है मैं वो भी आपको बता देता हूं। प्रयागराज हिंसा करने वालों पर पुलिस का जबरदस्त डंडा चलना शुरू हो गया है। भीम आर्मी के 50 कार्यकर्ताओं को हिरासत में अब तक लिया जा चुका है। सीसीटीवी के जरिए बाकी उपद्रवियों की पहचान हो रही है और इनके ऊपर एनएसए और गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी कर रही है योगी सरकार में पुलिस। और हिंसा के दौरान जो सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी जो है वो इन्हीं लोगों से की जाएगी। मैं समीर साहब आपसे कमेंट लेना चाहूंगा, इसमें गलती बताएं। मतलब ये तो खैर ये खुद उस पूरे प्रकरण में तो गेस्ट हाउस में थे जो खबर में आया, तो इनके ऊपर ऐसा उकसाने वाला तो सीधा आरोप नहीं लगा, लेकिन इनके कार्यकर्ता जरूर उस गांव में जाना चाहते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि सिलसिले चंद्रशेखर आजाद इसके लिए जिम्मेदार है। भाई कार्यकर्ता क्या पसंद करता है? कार्यकर्ता वही पसंद करता है जो उनका नेता चाहता है। उनको पता है कि भाई हमारे नेता के गेस्ट हाउस में रोका हुआ है, अगर कोई यहाँ नहीं आने दिया रहा है, हम अगर उधम करेंगे तो हमारा नेता खुश होगा। और चंद्रशेखर तो इसी गुंडागर्दी के लिए जाने जाते हैं। नगीना से सांसद है, अब उनको लग रहा है 2027 का चुनाव हो रहा है, बहन मायावती बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं है, एक बड़ा वोट बैंक उनको लेना है। वो पूरे पहली बार तो नहीं है कि चंद्रशेखर के समर्थकों ने इस तरह से गुंडागर्दी की। इनको गांव में जाने देते तो ये सब होता ही नहीं। तो जब लेके आ रही थी ना पुलिस तो पीड़ितों को लेके आपके पास लेके आ रही है। एक धारा 144 लगी है पुलिस के लिए, आप जा नहीं सकते और आपको वहां जाने की क्या जरूरत थी? जब पीड़ित को वहां पर लेकर आया जा रहा है, आप अपने कार्यकर्ताओं से कह सकते थे कि भाई आप जहां पर हो वहां शांति से धरना प्रदर्शन दीजिए, कोई हिंसा नहीं होना चाहिए। हिंसा हो रही है और उसका आप उसका समर्थन कर रहे हैं। उसके बाद में जब दबाव बढ़ा तो आप कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम कौन कार्य करता है। चंद्रशेखर की राजनीति इसी तरह की राजनीति है। वो पहले भी इस तरह की हरकतें कर चुके हैं और मुझे लग रहा है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और वो अभी तक पीड़ित महिला के लिए न्याय की बात कर रहे थे, उनके ऊपर भी एक आरोप लगा है, उसके भी वो न्याय की बात कर लें। त्रिपाठी जी का एक छोटा कमेंट, प्रयागराज का मामला नहीं जाऊंगा तो ये तो फिर वो हो जाएगा, जरूरी है। नहीं, मैं बस इस पे प्रयागराज के संदर्भ में मैं नहीं कहना चाहता हूँ। मैं तो सचमुच समझ नहीं पा रहा हूँ क्या सांसद का इतना विशेषाधिकार है कि वो ऐसे लोगों को भड़काता रहे। करीब करीब 60-70 बच्चों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो चुका है, जमकर उनकी पिटाई हुई जो होनी ही चाहिए, क्योंकि पुलिस की गाड़ी पर हमले का मतलब सीधे सीधे आप जानते बूझते अपराध कर रहे हैं। और ठीक ऐसे ही करीब 20 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। जो इटावा वाला प्रकरण हुआ था उसमें जो गगन यादव ने कर दिया था और जो अखिलेश यादव ने सम्मान किया था, उसके बाद वो घटना हुई थी। मैं फिर कह रहा हूं, नेताओं के चक्कर में आकर ये मत कीजिए। और ये जो घटना थी इसमें कार्रवाई पुलिस प्रशासन की उसमें भी हुई थी, इसमें भी हो रही। सवाल यह है कि चंद्रशेखर वहां क्या कर रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं, और भड़काने गए थे तो खुद क्यों नहीं जाके जमीन पर बैठे हुए थे? खुद तो सर्किट हाउस में है। और जब उनको पुलिस लेकर आ रही थी तो इससे बेहतर तरीका क्या है? उस परिवार की बात तो सुनते, और अगर उनको लगता कि नहीं है लेकिन उन्होंने भड़काया, उनके समर्थकों ने पुलिस की गाड़ी को आग लगाई है, लोगों को मारा है, आपसी संघर्ष वहां के गांव में शुरू हो गया।